हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना अर्थात नरेशन। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, यदि वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर यानी नरेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन क्लास को करने के बाद वो सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे। यदि आपने पिछले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। उसके हम लोगों ने चार्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह हमारा पिछले क्लास का चार्ट था। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि यदि हम देखें सब्जेक्टिव केस के रूप में यू और यहाँ यू, ठीक है, ये आपको दोनों जगह दिखाई देगा। उसी तरीके से हर और हर, यह भी हमारा दोनों जगह दिखाई देगा। और इट ये भी हमारा दो दिखाई दे रहा है और 2 जगह अलग अलग जगह हैं। तो कैसे हम समझेंगे कि हमारा यू कब सब्जेक्टिव केस है, कब ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आइए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। एक हमारा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, वर्ब मीन्स क्रिया मतलब काम। ठीक है, यदि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा यानी यू लिखा होगा तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, यदि वर्ब के बाद यू लिखा होगा तो वहाँ वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। एग्जाम्पल है आई हेल्प यू, दूसरा एग्जाम्पल है यू हेल्प मी। यहाँ पर यदि हम बात करें वर्ब की तो वर्ब मतलब हमने बताया क्रिया माने काम। तो पहले सेंटेंस में यदि हम बात करें कि कौन सा काम हो रहा है तो आप कहेंगे हेल्प करने की यानी मदद करने की। तो मदद करने की, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद आया है यू, मतलब यहाँ पे ये कौन सा केस होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा यानी ये वाला यू है। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस अब देखिए ध्यान से, तो दूसरे में क्या है, कौन सा काम हो रहा है, हेल्प करने का, तो वर्ब है हेल्प, तो वर्ब से पहले यहाँ लिखा है यू, तो अगर वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी यहाँ का जो यू है ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, उसी तरीके से इट के भी संदर्भ में हो जाएगा, मतलब अगर वर्ब से पहले इट लिखा होगा तो वह सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद यदि इट लिखा है तो वह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद अब हम हर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने समझा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के बाद होता है हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट। तो यदि ये हर अगर ऑब्जेक्टिव केस वाला हर होगा तो ये हमेशा वर्ब के बाद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, लिखा है यू हेल्प हर, कौन सा काम हो रहा है, हेल्प करने का, ये वर्ब हो गया हेल्प, तो वर्ब के बाद आया है हर, तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर हो गई बात। तो ये वाला हर है। और दूसरा अगर हम इस हर की बात करें जो पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस में हम लोगों ने ये भी देखा था, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ है पजेसिव प्रोनाउन। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव वाले लाइन का ये हर है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। यदि हम बात करें पजेसिव एडजेक्टिव की तो पजेसिव मीन्स होता है संबंध। पजेसिव मीन्स क्या होगा, संबंध माने रिश्ता। तो इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमारे पास कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, अब नाउन किस रूप में होता है, तो यहाँ नाउन 2 रूप में हो सकता है। एक तो हमारा ऐसे होगा, दूसरा हमारा वर्ब के फॉर्म में यानी जिरंड के रूप में भी हो सकता है, जो कि ये भी नाउन ही होता है। तो इतना मान के चलिएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव जब कभी भी आएगा उसके तुरंत बाद हमें नाउन दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, माई पेन, माई फादर, योर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव है और ये फादर जो है ये नाउन हो गया। उसी तरीके से पेन हमारा नाउन हो गया, नाउन से जस्ट पहले आया है यहाँ माई,
तो हमारा ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। योर स्कूल, स्कूल हमारा क्या है, नाउन है, योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हर का संदर्भ में बात करें, हर पेन, तो पेन हमारा यहाँ नाउन है, हर नाउन से पहले आया तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह चार्ट भी समझ में आ गया होगा और आप इसको ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन सभी का बात यहाँ पर हमें एक एक करके देखना होगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं चेंज ऑफ टेंस की। मतलब चेंज ऑफ टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम डायरेक्ट स्पीच का जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेगा तो उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहले यदि हम चेंज ऑफ टेंस की बात करें तो हम टेंस की बात करें तो टेंस हमारा 3 रूप में होगा, एक तो प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। टेंस का एक्चुअल मतलब यहाँ बात करें तो समय, मतलब टाइम। तो आप सभी जानते हैं कि समय 3 प्रकार का होगा, एक वर्तमान, एक जो हमारा बीत चुका है, एक हमारा फ्यूचर। ठीक है, तो ये हम देखेंगे तो इसमें क्या हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच है, अर्थात बाहर वाला जो है, यदि उसका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में होगा, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, उसी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर में हो तो उसका हमारे रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। कब बदलेगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा टेंस किस में परिवर्तन होगा, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट ये बदलेगा सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट, जैसे अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में इज, एम, आर दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम वहाँ पर वाज और वर कर लेंगे। वाज सिंगुलर फॉर्म के साथ, मीन्स एक वचन के साथ, और वर लगेगा बहुवचन के साथ। ठीक है, इसी तरीके से इज यहाँ पर एक वचन में होता है, आई के साथ एम, आर हमारा बहुवचन में। तो समझिए सिंपल प्रेजेंट किस में बदलने वाला है, सिंपल पास्ट में, यानी कि इज एम आर वाला सेंटेंस बदलेगा वाज वर में। ठीक है, आइए दूसरा बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, इंग्लिश में डू, डज, वर्ब में एस या यस लगा हो, तो यह बदलने वाला है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, या फिर यदि निगेटिव होगा तो डिड नॉट में। डिड नॉट के साथ हमेशा याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी ता, था, ती, थे, ते, थे वाले टेंस में ये बदल जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा टेंस की बात कर लेते हैं। तीसरा किस में बदलेगा, तो जब डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला जो हमारा सेंटेंस है, यदि उसका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो यह बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में रहा है
रही है, रहे हैं, अर्थात इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये किस में चेंज होने वाला है? ये बदलेगा वाज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी वाले के साथ बदलेगा। एक बार फिर देख लीजिए, वाज हमेशा एक वचन कर्ता के साथ लगेगा, वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, यानी कि हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बदलने वाला है हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे में। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलने वाला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मतलब यहाँ पर सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी होता है प्लस टाइम भी होता है। तो ये किस में चेंज होने वाला है? ये बदलेगा हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि टाइम वाला सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो टाइम दोनों में होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो हैज़ बीन हैव बीन चेंज होने वाला हैड बीन में। हैज़ बीन हैव बीन क्या है? रहा है, रहे हैं, रही है के साथ हमारे पास समय दिया होगा। ठीक है, ये चेंज होने वाले रहा था, रहे थे, रही थी, इसके साथ क्या लगा होगा? समय। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों देखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होने वाला है।